गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने गैस लॉज का डिस्कशन कंप्लीट किया था और अब हमें डिस्कस करना है आइडियल गैस इक्वेशन और फिर आइडियल गैस इक्वेशन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको देखेंगे और तब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, तो आप नोट करो आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन नोट करो बेटा, लिखो दिस इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ, दिस इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ, this is the combined result of Boyle's law, this is the combined result of Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. ठीक है, तो इन तीन लॉज को एक साथ जब हम कंसिडर करते हैं तब हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिलती है। जरा देखना कैसे। बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ N and T are constant. N and T are constant. ये है बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ N and P are constant. N and P are constant. ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल इफ P and T are constant. तो ये है बॉयल्स लॉ। ये है चार्ल्स लॉ और ये है एवोगैड्रोस लॉ। अगर आप तीनों को एक साथ कंसिडर करते हो तो आप देखो चारों वेरिएबल है, कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहां पे आप देखो फर्स्ट वाले में N एंड T कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों में N कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और अगर आप इसमें देखो तो इसमें N भी वेरी कर रहा है, मतलब कुल मिलाकर के अब चार के चारों वेरिएबल है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। अब जरा याद करो, मैंने इन दोनों लॉज के बेसिस पे, ठीक है, इनके बेसिस पे हमने
इसको डिफाइन किया था, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और पीवी बाई टी इज कांस्टेंट, पीवी बाई टी इज कांस्टेंट, और इसको हमने नाम दिया था कंबाइंड गैस लॉ। इसको हमने बोला था कंबाइंड गैस लॉ। तो अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंसीडर करें, तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को साइमल्टेनियसली अगर कंसीडर करते हो तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो पीवी जो है वहां पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। जबकि ये तीसरा वाला जो है इसमें नंबर ऑफ मोल भी वेरी कर रहा है, ठीक है, और वो कैसे वेरी कर रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, तो इन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हुए क्या मिलेगा, पीवी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बिकॉज आप यहां पे देखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो पीवी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये हमें मिला। तो फिर हम यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, या हम इसको लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा आर इंटू एन टी। ये आर जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आ जाता है, वेयर आर where R is a proportionality constant, proportionality constant called universal gas constant. R is a proportionality constant called universal gas constant. तो R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, अगर इन तीनों को हम कंसीडर करें तो तीनों के बेसिस पे ये इक्वेशन आती है, यानी कि ये वाली इक्वेशन जिसको हम बोल रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यही इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन बोली जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्लियर हुआ बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे बात आती है, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है, इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप नोट करो, वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। अगर आर की वैल्यूज को हम कंसिडर करें एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में आर वैल्यू होती है
8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एसआई यूनिट में आर वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर सीजीएस यूनिट में इसको कंसिडर करें, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में आर वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन, ये सीजीएस यूनिट में आर की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो, अगर आर की वैल्यू को हम जैसे यहां पे आप देखो, प्रेशर को अगर एटमॉस्फेयर में कंसीडर करें, वॉल्यूम को लीटर में कंसीडर करें, एन तो मोल हो गया, और टी को केल्विन में कंसीडर करें, तब आर वैल्यू क्या होती है? इन लीटर एटमॉस्फेयर, इन लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट, एटमॉस्फेयर यूनिट, अगर लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट में कंसीडर करें तो आर वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब आप देखो बेटा, यहां पे ये जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, अर्ग एनर्जी की यूनिट है, ये लीटर एटमॉस्फेयर भी कंबाइंडली एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो एक और एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। तो कैलोरी के टर्म्स में अगर हम इसको कंसीडर करें इन कैलोरीज, तो कैलोरीज के टर्म्स में आर को अगर कंसीडर करें तो ये होता है 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन कैलोरीज के टर्म्स में आर वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको ले सकते हो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आर वैल्यू है कैलोरी के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना होता है, स्पेशली आर वैल्यूज को लेकर के। अगर आपने आर की वैल्यू सही नहीं सिलेक्ट की तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाना है। ठीक है, तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज हो रही है, तो उसमें आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू को प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा, और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप प्रेशर और वॉल्यूम को कौन सी यूनिट में कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को आप जिस यूनिट में कंसीडर कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आर वैल्यू को भी सेलेक्ट करना होगा। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट जो है जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो आर वैल्यू के सिलेक्शन में ही गड़बड़ करता है, इसलिए आपको इसको लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। और ये कांस्टेंट वैल्यूज जो है मोस्टली प्रॉब्लम में नहीं गिवन होती, तो आपको इसको याद भी रखना है। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है और सही तरीके से यूज करना है। अब आप लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म
of ideal gas equation. Different form of ideal gas equation. देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT. ये है आइडियल गैस इक्वेशन. अब देखो इससे हम कुछ और इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं. कैसे डिराइव कर रहे हैं? देखो अगर हम इस वॉल्यूम को इधर ले जाए तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N बाई V. P इज इक्वल टू N बाई V RT. ये लिख सकते हैं. और N क्या है यहां पे? नंबर ऑफ मोल. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन लीटर. ठीक है, तो यहां पे हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम ऑब्वियसली कंटेनर का वॉल्यूम होता है. तो ये गैस के नंबर ऑफ मोल है. ठीक है, ये गैस के नंबर ऑफ मोल है और ये गैस का वॉल्यूम है. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस. तो आप इसको मोलैरिटी ऑफ गैस बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो इसको? मोलैरिटी ऑफ द गैस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू CRT. P इज इक्वल टू CRT. यहां पे C क्या है? C इज इक्वल टू N बाई V, where C is called molar concentration of the gas. C is called molar concentration of the gas, molarity of the gas. हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वॉइस लैग कर रही है. अभी भी हो रही है क्या? तो P इज इक्वल टू CRT. यहाँ पे C क्या है? C है N बाई V. N बाई V यानी कि इसको हम बोलेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस. तो अगर आपको गैस का मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो गैसियस प्रेशर को आप इसके बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हो. अच्छा, एक बात और देखो, अगर एवोगैड्रोस लॉ को कंसीडर किया जाए, एवोगैड्रोस लॉ में क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे हम एवोगैड्रोस लॉ को डिफाइन करते हैं. एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है कि volume is directly proportional to number of mole of gas if P and T are constant. यहां पे आप देखो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, P को कांस्टेंट रख रहे हैं, T को कांस्टेंट रख रहे हैं, एंड R इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? C इज इक्वल टू P बाई RT, और P बाई RT कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा. तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, C इज इक्वल टू P बाई RT. ये लिख सकते इफ P and T are constant, if P and T are constant, then C is also constant. यानी कि आप ये बोल सकते हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज कांस्टेंट इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज कांस्टेंट इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. ये एवोगैड्रोस लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज कांस्टेंट इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ.
अब दिख रहा है? तो ये तो एक फॉर्म हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का, ये वाला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एक फॉर्म आपको ये मिल गया पी इज इक्वल टू सीआरटी। अब देखो इसी तरीके से कुछ और फॉर्म को भी डिफाइन करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। एन यहां पे क्या है? एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, डब्ल्यू बाई एम आर टी, ये लिख सकते हैं। डब्ल्यू मास ऑफ द गैस, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, तो नंबर ऑफ मोल को हम डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हैं। एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब देखो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाइड बाई आर टी बाई एम। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी मल्टीप्लाइड बाई आर टी बाई एम। तो अब यहां पे देखो W बाई वी, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ द गैस, तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रो, रो इज डेंसिटी, रो आर टी बाई एम। P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, या आप यहां से लिख सकते हो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का तीसरा फॉर्म मिल गया, Pm इज इक्वल टू रो आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन का थर्ड फॉर्म है। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ P एंड T आर कांस्टेंट, देन रो बाई M is constant if P and T are constant. तो ये एवोगैड्रोस लॉ का एक और फॉर्म मिल गया, रो बाई एम इज कांस्टेंट इफ P and T are constant. रो बाई एम आर कांस्टेंट if P and T are constant. Rho by M are constant if P and T are constant. C is equal to constant if P and T are constant. और उधर जो इक्वेशन आपने लिखा था उसके अकॉर्डिंग V by N is constant if P and T are constant. ठीक है, तो आप जो एवोगैड्रोस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन का ये थर्ड फॉर्म है। इस रिजल्ट को हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यूज किया था, मोल कंसेप्ट में, जब हम लोग वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहे थे, तो वहां भी हमने इस रिजल्ट को यूज किया था। W by M, mass of gas upon molecular mass of the gas. ऐसे ही आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म डिफाइंड है, देखो PV is equal to nRT,
n इज नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पीवी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की जगह पे मान लो हम इसको लिख रहे हैं N1 अपॉन N1 या N प्राइम अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय RT, N प्राइम अपॉन एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय RT। यहाँ पे हमने N की जगह पे ये लिखा है बेटा, N यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू N प्राइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। N प्राइम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन N एवोगैड्रो नंबर। N प्राइम इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो अब आप देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू N प्राइम बाय V को इधर ले गए मल्टीप्लाइड बाय R बाय Na मल्टीप्लाइड बाय T। आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। तो P इज इक्वल टू N प्राइम बाय V मल्टीप्लाइड बाय R बाय Na, इसी रिजल्ट को रीअरेंज करके लिखा हुआ है, R बाय Na मल्टीप्लाइड बाय T। आप देखो ये जो N प्राइम बाय V है ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। और ये है एक कांस्टेंट, देखो R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na इज एवोगैड्रो नंबर अनदर कांस्टेंट, R कांस्टेंट Na कांस्टेंट, तो R by Na is another constant called बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये R by Na को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाता है ये रिजल्ट, P is equal to N कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय KB मल्टीप्लाइड बाय T। ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म है, where N that is N prime by V is called number density of gas। N that is N prime by V is called number density of the gas, and KB that is equal to R by Na is called Boltzmann constant। Boltzmann constant, Boltzmann, Boltzmann constant।
अब यहां से अगर आप देखो, यहां पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर किया जाए, अगर P और T को कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, Kb इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, वैसे सिचुएशन में क्या आएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो हम ये भी लिख सकते हैं अवोगाद्रोस लॉ को, नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस इज कांस्टेंट if P and T are constant। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर डेंसिटी ऑफ गैस भी कांस्टेंट होगा। तो ये भी एवोगाद्रोस लॉ का एक और फॉर्म है। अब मैं आपको एक बार सारे रिजल्ट्स एक साथ लिख देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन के कौन कौन से फॉर्म हमने डिराइव किए, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से क्या आया था बेटा, P और T कांस्टेंट रखने पे V बाई N इज कांस्टेंट, यहां से V बाई N इज कांस्टेंट इफ P एंड T आर कांस्टेंट। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमने डिराइव किया P इज इक्वल टू CRT, यहां से क्या आया, C इज कांस्टेंट इफ P एंड T आर कांस्टेंट। ठीक है, एवोगाद्रोस लॉ का फॉर्म ये आया था। फिर तीसरा फॉर्म हमने डिराइव किया PM इज इक्वल टू रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT। यहां से हमने क्या निकाला, रो बाई एम, रो बाई एम इज कांस्टेंट इफ P एंड T आर कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे रो बाई एम कांस्टेंट आता है, दिस इज एवोगाद्रोस लॉ। और इसी तरीके से हमने ये रिजल्ट डिराइव किया, P इज इक्वल टू N इंटू KB इंटू T। तो यहां से क्या आया, N इज कांस्टेंट इफ P एंड T आर कांस्टेंट। तो ये सारी एनालिसिस समझ में आ गई। ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई बेटा। बाकी एक एक्सप्रेशन और मैं आपको बता रहा हूं जो मैं पहले मोल कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं, उसकी भी जरूरत यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में पड़ती है। ये रिजल्ट मैंने मोल कंसेप्ट में डिराइव किया था, वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, vapor density divided by specific gravity of the gas is approximately equal to 11,200, approximately equal to 11,200 at STP। STP पे गैस की वेपर डेंसिटी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेशियो है वो 11,200 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। इसका मतलब कि अगर गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, एसटीपी पे गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पता है, तो इस रिजल्ट को यूज करके आप गैस का वेपर डेंसिटी निकालोगे। और गैस का वेपर डेंसिटी अगर आपको मिल गया तो फिर आप इस रिजल्ट को यूज करके गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। यहां से गैस का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा आपको, सिंस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2।
और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता चल गया तो इसका मतलब कि आपने उस गैस को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन अननोन गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। when 2 gram of gaseous substance A, when 2 gram of gaseous substance A, when 2 gram of gaseous substance A is introduced into an initially evacuated flask, when 2 gram of gaseous substance A is introduced into an initially evacuated flask kept at 25 degrees centigrade, kept at 25 degrees centigrade, kept at 25 degrees centigrade, the pressure is found to be 1 atmosphere. The pressure is found to be 1 atmosphere. The pressure is found to be 1 atmosphere. आगे लिखो, 3 grams of gaseous substance B, 3 grams of gaseous substance B, 3 grams of gaseous substance B is then added to 2 gram of A, is then added to 2 gram of A, and the pressure is now found to be 1.5 atmosphere, and the pressure is now found to be 1.5 atmosphere. आगे लिखो, assuming ideal gas law to be valid, assuming ideal gas law to be valid, and the molecular weight of A is 28, and the molecular weight of A is 28. Find the molecular weight of gas B. Find the molecular weight of gas B. Find the molecular weight of gas B. अब यहां पे आप देखो कि क्या क्या वेरी कर रहा है और क्या कांस्टेंट है। टोटल 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ करके कि 4 वेरिएबल में से क्या क्या कांस्टेंट है और क्या वेरी कर रहा है, फिर उससे पता चलेगा कि कौन सा लॉ होल्ड करेगा।
कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है बेटा यहां पे? विच लॉ इज एप्लीकेबल? Volume and temperature are constant, means P and law is applicable. Very good. सही है, सही है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में सिर्फ एक बार बोला गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड केस में टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम कंटेनर को यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हियर V and T are constant. V and T are constant. Volume and temperature are constant. तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस implies pressure is directly proportional to number of mole. P&L law. Pressure is directly proportional to number of mole. तो आप ये बोल सकते हो this implies P1 is directly proportional to Na. P1 is directly proportional to Na and P2 is directly proportional to Na plus Nb. P2 is directly proportional to Na plus Nb. P1 is directly proportional to Na and P2 is directly proportional to Na plus Nb. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं this implies P2 by P1, P2 by P1 is equal to Na plus Nb divided by Na, यानी कि 1 plus Nb by Na, ये लिख सकते हैं 1 plus Nb by Na। और P2 by P1 1.5 by 1 यानी कि 3 by 2, 3 by 2 is equal to 1 plus Nb by Na। ठीक है, तो यहां से आ गया बेटा Nb by Na is equal to 1 by 2। Nb by Na is equal to 1 by 2। तो अब आप देखो Nb by Na is equal to 1 by 2 है। Nb को आप लिख सकते हो Wb अपॉन Mb और Na को क्या लिख सकते हो Wa अपॉन Ma इज इक्वल टू 1 by 2। आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का रेशियो चाहिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो दिस इंप्लाइज Wb by Wa multiplied by Ma by Mb is equal to 1 by 2। ठीक है, तो Wb और Wa यहाँ पे गिवन है, Wb और Wa गिवन है, आप यहाँ पे पुट करो तो इसको Wb by Wa को पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा Ma by Mb is equal to 1 by 2 multiplied by Wa by Wb 2 by 3। तो 2 by 3 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया बेटा 1 by 3। Ma by Mb is equal to 1 by 3 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ A 28 गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B 84 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A 28 है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B 84। ठीक है, 84 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B होगा। तो ये क्लियर हो गया बेटा सबको? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया?
एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन है गैस स्टेट के, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक सीखा उसके बेसिस पे। पहले तो मैं आपको टिक करा देता हूं, आप कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। आप इनको नोट कर लो और इनको अटेम्प्ट कर जाना। वाइस P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na प्लस Nb। भाई बाद में जो टोटल नंबर ऑफ टोटल प्रेशर है वो तो टोटल नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट को पढ़ो तो जो 2 ग्राम A का था उसमें 3 ग्राम ऑफ B को ऐड किया है, 2 ग्राम ऑफ A में 3 ग्राम ऑफ B को ऐड किया है। आप जरा पहले नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में जो स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्सरसाइज गिवन है उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं ये डेरिवेशन बता चुका हूं, ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो। ये इनफैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको इक्वेशन समझ में आती है क्या इक्वेशन होगी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हो, 11 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हो, 13 सॉल्व कर सकते हो, 14 सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट ये मोल कंसेप्ट में ही ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने 16 का कंसेप्ट आपको बताया नहीं है तो 16 आप अभी नहीं सॉल्व कर सकते। 17 सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज जो गैसियस स्टेट के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ऑलमोस्ट 3-4 प्रॉब्लम को छोड़ करके बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ये अभी आप नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 5.21 क्वेश्चन नंबर 5.21 ये आप कर सकते हो। पूछा गया ना, इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन व्हाई -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। वो मैंने ग्राफिकल एनालिसिस के बेसिस पे लास्ट क्लास में बताया था। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, मैटर का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से जरा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी से अभी।
ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 153 है, तो मुझे लग रहा है 157 होना चाहिए न्यू एडिशन में। अच्छा 158 है। कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पे? एनटी लॉ। सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, बोल रहे स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर to the round bottom flask at 27 degree centigrade, but instead he or she placed the flask on the flame. After a lapse of time, he realized his mistake, and using a pyrometer he found the temperature of the flask was 477 degree centigrade. मतलब ये तो कंफर्म है यहाँ पे कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। इसका मतलब है कि गैसियस मोल में चेंज आ रहा है, गैसियस मोल में चेंज आ रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, और राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम वेरी नहीं कर सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और क्योंकि गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे P और अगर देखा जाए तो P और V कांस्टेंट है। Here P and V are constant। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर यहां पे होल्ड करना चाहिए एनटी। देयरफॉर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि एनटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो N1T1 इज इक्वल टू N2T2। N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ठीक है। अब जरा देखो, T1 गिवन है, T1 300 केल्विन, और T2 गिवन है यहां पे 477 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि प्लस 273, तो ये आ जाएगा 750 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है आपको, ठीक है।
तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, तो कितना फ्रैक्शन एयर का रिमूव हो गया। तो अगर हम ये एज्यूम कर ले कि N1 N है, तो फिर N2 क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ N। N2 को इन टर्म्स ऑफ N निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, N इंटू 300 इज इक्वल टू N2 इंटू 750, यानी कि N2 इज इक्वल टू 300 अपॉन 750 N। तो ये आ गया बेटा 2/5 N। N2 2/5 N, मतलब इतना मोल बचा हुआ है। दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर रिमेनिंग। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर रिमेनिंग। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर रिमेनिंग है 2/5 N, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, number of mole of air expelled out is equal to N1 minus N2, N1 minus N2, यानी कि N minus 2/5 N। तो ये आ गया 3/5 N। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ एयर, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट is equal to N1 minus N2 divided by N1. Fraction of air expelled out is equal to N1 minus N2 by N1, यानी कि ये आ जाएगा बेटा 3/5 N अपॉन N, तो 3/5, 3/5 फ्रैक्शन एयर का रिमूव हो जाएगा प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए 3/5 एयर का एक्सपेल्ड होगा। आया समझ में बेटा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया? जरा क्वेश्चन नंबर 5.9 सॉल्व करो। 5.9,
3 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा तो यहां पे गैस की डेंसिटी गिवन है 5.46 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो, डेसीमीटर क्यूब यानी कि लीटर। ये तब है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 300 केल्विन, और प्रेशर गिवन है 2 बार। अब आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट एसटीपी रो टू क्या होगा, एसटीपी पे टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन और प्रेशर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 बार। वैसे 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 बार बोल सकते। ठीक है, तो अब आप देखो ये इक्वेशन होती है पीएम इज इक्वल टू रो आरटी। पीएम इज इक्वल टू रो आरटी, ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो गैस फिक्स है, यहां पे क्या फिक्स है, गैस की आइडेंटिटी फिक्स है, वही गैस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर गैस फिक्स है तो मॉलिक्यूलर मास फिक्स होगा, और आर गैस कांस्टेंट है, ये भी फिक्स होगा। तो फॉर अ फिक्स्ड गैस मॉलिक्यूलर मास इज कांस्टेंट। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं यहां पे मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है तो P अपॉन रो T इज कांस्टेंट। P अपॉन रो T इज कांस्टेंट। ठीक है, P अपॉन रो T इज कांस्टेंट। इट मींस हम ये लिख सकते हैं बेटा P1 अपॉन रो 1 T1। देखो हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि R यूज नहीं करना है, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि गैस कांस्टेंट R से बचा जाए, क्योंकि अगर गैस कांस्टेंट R को आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करोगे तो आपको हमेशा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके आपको ऐसा एक्सप्रेशन यूज करना है जिसमें R इन्वॉल्व ना हो, बट समटाइम्स मजबूरी होगी, आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करना है उसको। तो P1 अपॉन रो 1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2 T2। जब आप इन गैस लॉस को यूज करते हो ना, एक तो R को आप कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, उससे कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लिकेशन आती है आप उससे बच जाते हो। दूसरी बात, आप यूनिट कन्वर्जन से बच जाते हो, क्योंकि जब R इन्वॉल्व होगा तो R की वैल्यूज हमेशा P और V की वैल्यूज के बेसिस पे डिसाइड होंगी। तो प्रेशर को आपने जिस यूनिट में लिया है, वॉल्यूम को जिस यूनिट में लिया है, उसी यूनिट में आपको उसी के करस्पॉन्डिंग यूनिट में R को भी कंसीडर करना पड़ेगा। प्लस एक बात और कि प्रेशर और वॉल्यूम को आपको प्रॉपर यूनिट में कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इन लॉस को कंसीडर करते हो तो बस आपको सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि जो यूनिट प्रेशर की यहां है वही यूनिट प्रेशर की यहां होनी चाहिए, जो यूनिट डेंसिटी की यहां है वही यूनिट डेंसिटी की यहां होनी चाहिए, जो यूनिट टेम्परेचर की यहां है वही यूनिट टेम्परेचर की यहां होनी चाहिए, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको जब गैसेस स्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यही आपके लिए एक अब मैं एक टिप्स बोल सकता हूं कि आप R को अवॉइड करो जहां तक हो सके, और
जब आप आर को अवॉइड करोगे तो ऑब्वियसली आप जो लेंदी कैलकुलेशन आप उससे बच जाओगे। अब आप देखो, अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं। रो 1 P1 T1 पता है, T2 P2 पता है, रो 2 निकालना है। तो P1 2 अपॉन रो 1 5.46 इंटू T1 300 इज इक्वल टू P2 1 अपॉन रो 2 निकालना है इंटू T2 273। रो 2 आपको कैलकुलेट करना है, तो रो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो 2 इज इक्वल टू 5.46 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 273। तो अब आप देखोगे 273 इंटू 2 546, और इधर ये 3 इंटू 100 लिखा तो ये 546, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा 3। तो 3 ग्राम पर लीटर या 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। A mixture of hydrogen and methane, a mixture of hydrogen and methane has a density, a mixture of hydrogen and methane has a density 0.25, has a density 0.25, 0.25 as greater 0.25 as greater as the density of oxygen, as greater as the density of oxygen at the same temperature and pressure. Density of oxygen at the same temperature and pressure. Find the percentage of methane. Find the percentage of methane in the gaseous mixture. Find the percentage of methane in the gaseous mixture.
ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि वैसे तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, बट आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो सकती है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोल रहा है कि एक मिक्सचर है हाइड्रोजन और मीथेन का। हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस का हम एक मिक्सचर कंसिडर कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की डेंसिटी का 0.25 टाइम्स है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जरा इस रिजल्ट को देखना, Pm इज इक्वल टू रो आर टी। तो यहां से आपको क्या मिला, रो बाई एम इज इक्वल टू पी बाई आर टी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट पी एंड टी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या है, रो बाई एम कांस्टेंट, ठीक है, रो बाई एम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास इफ P and T are constant. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0.25, 0.25 यानी कि 1/4। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से आप देखो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है जो यहां है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो रेशियो ऑफ डेंसिटी होगा वो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास के बराबर होना चाहिए। ये रेशियो ऑफ डेंसिटी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आपको मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाई 4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया बेटा 8। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास 8 आ गया। अब आप याद करो, मैंने आपको मोल कांसेप्ट में बताया था एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का कांसेप्ट मैंने मोल कांसेप्ट में बताया था, वही कांसेप्ट अब यहां पे यूज होना है। ये गैसियस मिक्सचर है, किसका, हाइड्रोजन और मीथेन का, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। ये लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया है, एम एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। ये रिजल्ट रिकॉल कर पा रहे हैं ना आप लोग, ये रिजल्ट याद है ना। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर हमने निकाला है 8। अच्छा एक बात और, यहां पे
मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या आता है? 1। टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आता है। इससे एक अननोन को और कम किया जाता है, किया जा सकता है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेथेन बोला है बेटा, तो परसेंटेज यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन हम निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर 8 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन प्लस 16 multiplied by mole fraction of methane। ठीक है, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन को अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 6/14 यानी कि 3/7। 3/7 मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन आ गया 3/7। आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेथेन इन द मिक्सचर। अब मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं कि जब परसेंटेज डिटरमाइन करना हो किसी कंपोनेंट का, तो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज बाय मास। जब तक कि वो स्पेसिफाइड नहीं है आप उसको परसेंटेज बाय मास लेकर के चलोगे। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज बाय मास, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उसको परसेंटेज बाय मास ही कंसीडर करके चलोगे। तो आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेन चाहिए, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेन निकालने के लिए आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। यहां पे देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन आ गया बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेन को आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये लिख सकते हो। और ये वैल्यू आ रही है 3/7, तो 3/7 को आप लिख सकते हो 3/3 + 4। 3/7 को आप क्या लिख सकते हो? 3/3 + 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मीथेन के मोल्स 3 है तो हाइड्रोजन के मोल 4 है। this implies if number of mole of methane is equal to 3, then number of mole of hydrogen is equal to 4। if number of mole of methane is equal to 3, then number of mole of hydrogen is equal to 4, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहां से आ जाएगा this implies mass of methane, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो आप ये निकाल लोगे दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेथेन 16, तो ये आ गया बेटा 48 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, तो ये आ गया बेटा 8 ग्राम। ठीक है, अब आपको निकालना है यहां पे परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेन, परसेंटेज बाय मास ऑफ मेथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मेथेन डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा बेटा 48 अपॉन 48 + 8 56 इंटू 100, 6/7 इंटू 100, 600/7%। तो ये 85 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 85.7% आ रहा है, 85.7%। ठीक है, तो
पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करना था? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको टिक कराया है, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर जाओ, और उसमें से जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाते हो वो आप कल की क्लास में पूछ लेना, और कल मैं फिर फर्दर कुछ और न्यूमेरिकल्स करा करके फिर अगले कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करूंगा। ओके बेटा।